मोदी यूपी को देंगे सौगात। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का मेरठ में करेंगे शिलान्यास। देश में जीएसटी के नए रेट जारी होने के बाद सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने कहा जीएसटी के कारण देश में बड़ी महंगाई। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भरमाने का लगाया आरोप। फिर बेकाबू हो रहा कोरोना, दिल्ली रेड अलर्ट की तरफ बढ़ी। हरियाणा के 5 जिलों में महामारी का अलर्ट। और बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, अभी और गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन यहां रुक कर लेंगे एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण हादसा होने की संभावना जताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि पायलट डिसोरिएंट होने की बातें भी सामने आ रही है। तो जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में ये नया मामला सामने आया है, जहां रिपोर्ट को लेकर नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। तो कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया है। वही एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की है और अभी लीगल विंग के पास कानूनी सलाह के लिए ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो आपको बता दें कि बिपिन रावत एयर क्रैश मामले में लीगल विंग जल्द ही रिपोर्ट को वायुसेना प्रमुख को सौंपेगी। ये तमिलनाडु में हुए हादसे में आपको बता दें, जहां 14 लोगों की मौत हुई थी, उसमें ये मामला सामने आ रहा है, जहां मौसम की खराबी की वजह से एयर क्रैश होने का मामला बताया जा रहा है। लेकिन अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण पायलट को प्लेन चलाने में मुश्किल हो रही थी, जिसके वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और रिपोर्ट को लेकर कोई आधिकारिक जो है वो पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने अपनी कमेटी को ये रिपोर्ट सौंपी है, जहां उन्होंने कहा है कि मौसम में खराबी की वजह से ये क्रैश जो है वो मामला सामने आया। चलिए रुक कर ले अगली खबर की ओर, जहां सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा को लेकर बेगूसराय जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की। जहां उन्होंने आईटीआई परिसदन और कारगिल विजय सभा भवन का भौतिक निरीक्षण किया तथा सभी स्थलों पर आवश्यक तैयारियों को समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं इस अवसर पर अपर समाहर्ता नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आगामी 6 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेगूसराय आईटीआई मैदान में समाज सुधार अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम होना है। तो सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान को लेकर बेगूसराय जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार ने ये बताया है कि तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं उन्होंने आईटीआई परिसदन और कारगिल विजय सभा भवन को भौतिक निरीक्षण किया और सभी स्थलों का तैयारियों का जायजा भी लिया है। मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम निर्धारित है और उसमें जीविका दीदियों के साथ एक सभा की जाएगी और उसके पश्चात फिर कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक है बेगूसराय और खगड़िया जिले दोनों की संयुक्त रूप से। तो उसी जो जीविका दीदियों के साथ सभा होगी उसको हम लोगों ने आईटीआई ग्राउंड को उसके लिए सूचित किया है। तो उसी की तैयारी की आज समीक्षा की जा रही थी। यहाँ पर मंच का निर्माण करवाए हैं और बाकी क्योंकि 2-3 दिन पहले बारिश हो गई थी तो मैदान में काफ़ी पानी वानी भी जमा हो गया था। उसी को किस तरीके से पूरा उसको सुखवाना है, तो बालू वगैरह गिरा के किस तरीके से उसमें जेसीबी सबसे प्लेन कराना है, तो अन्य सभी जो तैयारियां हैं वो सभी काम किए जा रहे हैं सभी विभागों द्वारा।
चलिए बात कर ली कोरोना की, जहां बिहार में कोरोना के आंकड़े जो है वो डराने लगे हैं। दरअसल बिहार में कोरोना की रफ्तार जो है वो तेज हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 281 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही राज्य के 34 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। वहीं सूबे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 749 तक पहुंच गया है। वहीं संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो लगातार कोरोना के जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और इसको लेकर लगातार जो है बैठक की जा रही है और कई सारे अहम फैसले जो है वो बैठक में सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी कई राज्यों में जो है नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अभी बिहार में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है और हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन की भी जो व्यवस्था है उसको मुहैया कराई जा रही है। और साथ ही लगातार मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और कई सारे अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकार भी अलर्ट है और कहीं ना कहीं केंद्र ने भी राज्य सरकार को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जिस राज्य में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उस मुताबिक राज्य सरकार जो है वो फैसला ले सकते हैं। ऐसे में कई राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला भी लिया है। वहीं बिहार में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है तो राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन राजधानी पटना कोरोना संक्रमण के विस्फोट होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि एनएमसीएच अस्पताल में 75 डॉक्टरों की कोरोना जांच के दौरान कुल 16 जूनियर डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तो वहीं कोरोना के सीएम आवास तक पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कई मंत्री के शामिल होने की जानकारी भी मिल रही थी। वहीं एनएमसीएच के संक्रमित 16 जूनियर डॉक्टरों ने आईएमए सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि पटना में लगातार संक्रमित हो रहे डॉक्टरों की जांच की जाए तो कोरोना का विस्फोट हो सकता है। तो जिस तरीके से बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये काफी चिंताजनक विषय हो गया है और स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सचेत हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एनएमसीएच के 16 जूनियर डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बाद से पूरे सूबे में जो है वो हड़कंप सा मच गया है और स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं अब अलर्ट हो गया है और जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में भी कोई कोरोना को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है वो सचेत हो गया है और लगातार जो है बैठक भी किया जा रहा है कोरोना को लेकर और बैठक में कई अहम फैसले जो है वो भी सामने आ रहे हैं। वहीं देश दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण का खतरा फैल रहा है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से लोगों में डर व्याप्त था, जिसके बाद अब डॉक्टरों के द्वारा यह किए गए शोध से एक राहत भरी खबर मिली है, जिसमें यह कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़े को अधिक निशाना नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से यह कम घातक है। वहीं हाल ही में किए गए एक शोध के हवाले से मीडिया ने यह जानकारी दी गई है कि दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि चूहों और अन्य छोटे जीवों पर किए गए शोध अध्ययन से पता चला है कि यह वेरिएंट फेफड़े को कम नुकसान करता है और इसका अधिकतर असर जो है नाक, गले और श्वास नली तक ही रहता है। इससे पहले वाले कोरोना वेरिएंट की बात करें तो फेफड़ों में जख्म बनाकर सांस लेने की प्रक्रिया को बुरी तरीके से प्रभावित करता था और इससे उनकी
सिकुड़ने की तथा फैलने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती थी। वहीं समाचार पत्र द इजराइल टाइम्स ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया है कि यह कहना काफी सही होगा कि ओमिक्रॉन से ऊपरी श्वसन तंत्र में संक्रमण हो रहा है और पहले के वेरिएंट की तुलना में यह कम घातक है। वहीं बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जीव विज्ञानी रोनाल्ड इल्स ने बताया कि यह वेरिएंट संक्रमित जीव की श्वास नली को प्रभावित करता है और एक शोध में यह पाया भी गया है कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन का स्तर जो है कुल संक्रमण लोड का 10वां हिस्सा था और अन्य वेरिएंट की तुलना में काफी कम पाया गया था। चलिए इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्भय, कोरोना के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी सचेत होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल एकता, देखिए जिस तरीके से स्थितियां बदलती जा रही है, पूरे देश में कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो फिलहाल 1525 जो है वो ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो देश में देखने को मिल रहे हैं। कुल राज्यों की अगर बात की जाए तो 23 राज्य और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी कोरोना के जो नए वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में लगातार संक्रमण की रफ्तार जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसी रफ्तार से मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 350 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर बात करेंगी तो वो 9000 से अधिक, लगभग 9500 के आसपास जो है वो पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है। तो संक्रमण का रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में डर सता रहा है। अगर बात अन्य राज्यों की कर ले आप तो सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में संक्रमण का दर जो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब 750 यानी कि 749 जो है वो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है, जिसमें सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है वो बना हुआ है राजधानी पटना। राजधानी पटना में पिछले दिनों जो जांच हुई और जो 1 जनवरी जो थी उस दिन लगभग 16 एनएमसीएच के जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, उनमें 16 मरीजों की पुष्टि हुई है। 75 मरीजों की जांच की गई थी, उनमें आरटीपीसीआर जांच के बाद 16 मरीज जो संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थितियों के बाद बिहार में खलबली मची हुई है। डर इस बात का है कि अब ये संक्रमण का जो खतरा है ये मुख्यमंत्री आवास तक ना पहुंच जाए, क्योंकि पिछले दिनों राजधानी पटना में एसके मेमोरियल जो हॉल है गांधी मैदान में, वहां पर आईएमए की एक बैठक हुई थी और उस कार्यक्रम के दौरान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और इसके अलावा और भी कई जो मंत्री थे वो सभी लोग वहां मौजूद थे। कई देश के कई नामचीन डॉक्टर जो आए थे वो मौजूद थे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, इसके अलावा एम्स के जो डॉक्टर थे सभी लोग भारी तादाद में मौजूद थे। लगभग 2 से 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में अब डर इस बात का हो गया है कि जब 16 मरीजों की जो कि डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर एनएमसीएच के, अगर उनमें इस बीमारी की पुष्टि हुई है, संक्रमण का खतरा है, तो अब कहीं वहां कार्यक्रम में मौजूद बाकी लोग जो थे वो लोगों की जांच की जाती है तो बिहार में कोरोना का विस्फोट हो सकता है राजधानी पटना में। अगर इसके साथ साथ बाकी अन्य जिलों की बात बिहार में कोरोना का विस्फोट हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू जो है वो नहीं लगाया जाएगा। हालांकि सभी राज्यों में बात करें तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना का विस्फोट तो हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू जो है उसको भी नहीं लगाया जाएगा। देखिए, बिहार में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा इस बात की जानकारी, क्योंकि ये स्थितियां साफ तौर पर है। देखेंगे बिहार एक ऐसा राज्य यूं कहें कि यहाँ पर रात्रि में लोग ज्यादा सड़कों पर नहीं होते हैं और ऐसा कोई बड़ा सिटी भी नहीं है। अगर राजधानी पटना की आप बात करेंगे तो राजधानी पटना भले ही राजधानी है, लेकिन यहाँ पर रात्रि में सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नहीं होती है। ना ही कोई ऐसे मॉल बाजार जो होते हैं वो रात में चलते हैं, ताकि लॉकडाउन लगाने से रात में या फिर अगर नाइट कर्फ्यू भी लगाई जाती है तो इस तरीके की कोई स्थितियां सुधर सकती है। बिहार में इससे पहले जब कोरोना की दूसरी लहर की स्थिति देखी गई थी तब जो बिहार सरकार थी वो T5 पर काम कर रही थी, यानी कि सबसे पहले टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इसके अलावा ट्रीटमेंट,
अब उस प्रक्रिया को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि सबसे अधिक जरूरत है वो है ट्रेसिंग की, यानी कि कौन से मरीज कहां से आ रहे हैं और किस तरीके से उनके साथ जो लोगों की मुलाकात हुई है उन सबको देखना। और ऐसे में अगर आप राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी में सबसे अधिक 405 मरीज वर्तमान में है, एक्टिव मरीजों की संख्या में आपको बता रहा हूं। और इसमें सबसे अधिक जो मरीज हैं उनका कहीं ना कहीं विदेश से संपर्क रहा है, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से कि बिहार में एक ओमिक्रॉन के मरीज की पुष्टि हुई थी और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो अस्पताल है वहां पर वो तो ऐसे में जिस तरीके से बिहार में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री को अपना समाज सुधार अभियान जो वो चला रहे हैं उसको नहीं रोकना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना का विस्फोट हो रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का जो ये अभियान चल रहा है समाज सुधार अभियान, उसमें कई सारे जो है कोरोना के केसेस की पुष्टि हो रही है, तो क्या उनको ऐसे में अपने अभियान को नहीं रोकना चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा है एकता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में अगर बात की जाए उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी कई और दौरे होने बाकी हैं, लगभग 5 दौरे हुए हैं, कुल 12 दौरे होने वाले थे। लेकिन ऐसे में जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां की स्थितियां बिल्कुल बखूबी दिख रही है, क्योंकि बिहार के लगभग 34 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, केसेस भी लगातार मिले हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री को अपनी यात्रा रोकनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अगर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में तो यात्रा को रोक देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगी इन स्थितियों पर, तो इससे पहले भी बिहार ने कई जनसभाओं को किया है जब कोरोना काल में चुनाव हुए थे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वहां आज रविवार है, कई रैलियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनकी भी रैलियां हैं, और कई जो नेता हैं उन सबकी रैलियां हैं। तो जहां रैलियां होती हैं वहां कोरोना का विस्फोट नहीं दिखता है, शायद सरकारों का यह मानना है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की यात्रा हो रही है। हालांकि जो कल यात्रा होने वाली थी 3 तारीख, उसको टालने की जानकारी मिल गई है कि उसे आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री 6 तारीख को बेगूसराय जाने वाले हैं, इसको लेकर के तैयारी पूरी की जा रही है। जिला अध्यक्ष जो हैं वो सभी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। खुद जो डीएम है वो कई इलाकों का मुआयना कर चुके हैं, सुरक्षा के पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन अब सवाल एक और उठता है कि अगर मुख्यमंत्री आवास तक कोरोना का संपर्क पहुंच जाता है तो क्या उसके बावजूद भी या मुख्यमंत्री अपनी जांच करवाते हैं? क्योंकि वो आईएमए बैठक में गए थे और उसके बाद जब वहां से आए हैं तो क्या पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जांच होनी चाहिए? क्या उनके साथ जो अधिकारी आपको रोकना चाहेंगे? दरअसल एक रुक कर लेते हैं यहाँ एक और खबर की, जहां देश में जारी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच झारखंड में जो है लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में शनिवार को नए वर्ष की पहली तारीख को कोरोना संक्रमण के 1007 मामले सामने आए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए आधिकारिक प्रवक्ता ने देर रात ये बताया है कि राज्य में शनिवार को कुल रिकॉर्ड जो है वो 1007 कोविड संक्रमित मिले हैं, जिनमें अकेले राज्य की राजधानी रांची से ही 495 मरीज मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 123, वहीं धनबाद में 113, पश्चिमी सिंहभूम में 53 और कोडरमा में 47 और वहीं बोकारो तथा हजारीबाग में 43 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 31 दिसंबर को झारखंड में कुल 753 मरीज मिले थे, जिसमें अकेले राजधानी रांची में कुल 327 मामलों की पुष्टि हुई थी। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब इसका असर जो है पर्यटकों और पर्यटन स्थलों पर भी पड़ने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ताजमहल सहित सभी संरक्षित स्मारकों विंडो टिकट सिस्टम को सोमवार से बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी के मुताबिक आगरा में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां हाल में 29 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एएसआई ने टिकट विंडो सिस्टम बंद करने का फैसला लिया है। यहां आने वाले पर्यटकों को अब ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा, जिसके बाद ताज या अन्य स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं।
वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस के केसों में तेजी से डरा रही है। दरअसल दिल्ली और मुंबई में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं आ रही है। जहां दिल्ली और मुंबई में लगातार डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन दिल्ली में 2700 के पार हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट लग चुका है। अगर संक्रमण दर 5% के पार पहुंच गया और या फिर 16,000 केस रोजाना सामने आए तो तुरंत ही रेड अलर्ट भी लग जाएगा, जिसके तहत अधिकांश गतिविधियां जो है वो बंद हो जाएगी। वहीं हरियाणा में बढ़ते केसों के बाद महामारी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिलों में कोरोना नियम कड़े कर दिए गए हैं। रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी निर्भय का। तो निर्भय, दिल्ली में लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली से कई लोग जो हैं वो बिहार आते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी कोरोना के केसेस जो है उसका खतरा मंडराया हुआ है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही पूछा आपने एकता, कि बिहार आने वाले लोगों की संख्या हर राज्य से, क्योंकि सबसे अधिक अगर आप देखेंगी तो बिहार से ही लोग पलायन करते हैं। और चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, जो सबसे संक्रमित जो प्रदेश रहे हैं, गुजरात की बात की जाए, तो यहाँ से लगातार लोगों का बिहार आना जारी रहता है। और ऐसे में जो हमने पहले ही जानकारी दी कि बिहार में जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, उसमें सबसे अधिक अगर ट्रेसिंग देखे गए हैं तो ट्रेसिंग में जो लोग विदेशों से आने वाले कई लोगों से उनका संपर्क रहा है और ऐसे में संक्रमण का दर जो है वो बढ़ रहा है, तो डराने वाली बात है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आपने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, या फिर आप रांची में जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर कोरोना के बाद अब लॉकडाउन की स्थितियां बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में अगर अब इस पर जो थोड़ी सी लगाम नहीं लगाई गई, क्योंकि आपने येलो अलर्ट की बात की है, तो येलो अलर्ट दिल्ली में दिख रहा है इसलिए क्योंकि वहां पर संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन का भी खतरा दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बार देखा जाए तो महाराष्ट्र या बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली में काफी तेजी से कोरोना का विस्फोट दिख रहा है और अब यह विस्फोट धीरे धीरे बाकी अन्य राज्यों में होता जा रहा है। तो स्थितियां हर जगह गंभीर बनी हुई है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने रांची की बात की, तो एक बार रांची के बारे में भी आपको बता दूं कि रांची में भी कोरोना का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इस बार जो पहले और दूसरे चरण में देखा गया कि कोरोना का जब लहर दिखा था, पहला और दूसरा लहर, उस दोनों लहर में रांची या फिर यूं कहें कि झारखंड की स्थितियां थोड़ी सी सामान्य रही है, लेकिन तीसरे लहर में रांची और इसके अलावा झारखंड में स्थितियां काफी खतरनाक होती जा रही है। 1 तारीख को यानी कि शनिवार को देखा आपने कि शनिवार को 1007 मामले एक दिन में दर्ज किए गए हैं, जबकि वहीं अगर 31 दिसंबर की बात की जाए तो 31 दिसंबर को लगभग 700 से अधिक मामले झारखंड में दर्ज किए गए हैं संक्रमण के। और इसमें सबसे अधिक हॉटस्पॉट जो बना हुआ है वो है रांची। तो अब वहां पर लॉकडाउन की स्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि इतने रफ्तार से मामले बढ़ना और उसके बाद अगर स्वास्थ्य महकमे को देखा जाए तो रांची का भी स्वास्थ्य महकमा बखूबी वैसा ही है कि अगर कोरोना का विस्फोट हो गया तो उसे रोकने में किसी भी कीमत पर सरकार जो लाख कोशिश कर ले, लेकिन मौत का सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो रोकने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसे में अब वहां स्थितियां जताई जा रही है। हालांकि पहले दूसरे लहर के बाद से लगातार वहां पाबंदियां कई रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के, लगातार खुद चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सभी राज्य सरकार जो है वो सचेत हो गई है और कई राज्यों में अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद से जल्द ही कई राज्य जो है लॉकडाउन भी लगा सकता है। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार पेंशनर समाज की महनार अनुमंडल शाखा की बैठक महनार में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में 30 जनवरी को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बताया गया कि चिकित्सा शिविर में गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की चिकित्सा जांच की जाएगी। साथ ही शिविर में लोगों को मुफ्त दवा और कुछ बीमारियों की जांच की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।
तो पेंशनर समाज की ये बैठक बुलाई गई, जहां चिकित्सा शिविर लगाने का बातें जो है वो सामने आई, जहां आपको बता दें कि कई सारे जो जांच किए जाएंगे उसको जो है निःशुल्क किए जाएंगे। और बिहार में नए साल आपको बता दें कि चिकित्सा शिविर में ये भी बातें सामने आई कि कई सारे जो ऐसे जांच हैं उसको निःशुल्क कराई जाएंगी, और साथ में कई सारे जो जांच नहीं हो पाते हैं उस जांच की भी यहाँ पे शिविर लगाई जाएगी और सबको जो है निःशुल्क जांच दी जाएगी। बात कर ले मौसम संबंधी खबर की, जहां बिहार में नए साल के आगमन के साथ ही मौसम का मिजाज भी शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण साल की शुरुआत का पहला दिन ही ठंड के साथ शुरू हुआ, जो आज भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वही अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ साथ लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवाओं के कारण कनकनी अधिक महसूस की गई, जो अभी भी जारी रहने वाला है। वही मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि विगत 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शुष्क बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यह 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं सूबे में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज में दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई। वहीं कई स्थानों पर मौसम कोहरा भी देखा गया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सृष्टि, जिस तरीके से मौसम अपना रुख बदल रहा है और साल के नए दिन ही जो है मौसम काफी ज्यादा शुष्क बना हुआ था और तापमान में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। देखिए एकता, जैसा आपने कहा साल के पहले ही दिन, साल की शुरुआत ही ठंड से हुई है अगर बात करें तो। और कल शनिवार था, साल का पहला दिन था 2022 का, तो कल 18 से 20 डिग्री सेल्सियस था। और ये भी जानकारी आ रही है कि आगे चल के इसमें और गिरावट आएगी, यानी कि ठंड और बढ़ेगी। और आज साल का दूसरा दिन है और आज भी कनकनी दिख रही है कहीं ना कहीं, और पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण से और भी ज्यादा कनकनी दिखाई दे रही है। बाहर हल्का हल्का कोहरा भी दिखाई दे रहा है एकता, और ठंड जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल 18 से 20 डिग्री था, तो अब इसका गिरावट और होने वाला है, यानी कि ठंड आगे चल के 24 घंटे में और भी ज्यादा बढ़ सकती है एकता। और बाहर का तापमान धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है और भी ज्यादा ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा कोहरा भी नजर आ रहा है और साथ साथ ठंड बढ़ रही है। और ठंड जो है ये ज्यादा इस कारण से लग रही है एकता, क्योंकि हवा जो है वो पछुआ चल रही है, बाहर तेज हवा चल रही है, तेज रफ्तार से चल रही है, इसके कारण जो है कनकनी भी हमें साफ तौर पर दिख रही है। महसूस कर पा रहे हैं कि कनकनी भी है और ठंड बढ़ती जा रही है एकता। जी सृष्टि, जिस तरीके से कोहरे दिख रहे हैं ऐसे में वाहनों को भी काफी ज्यादा समस्या हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकता, जैसे हल्का हल्का कोहरा नजर आ रहा है, वैसे वाहन चालकों को, जो वाहन चलाते हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है और कनकनी से भी दिक्कत हो सकती है। जो दो पहिया चलाते हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है कनकनी से, क्योंकि जो बाहर हवा चल रही है इसमें अच्छा यही होगा कि लोग घर में अंदर बैठे, ज्यादा जरूरत है तभी बाहर निकले, क्योंकि जो हवा चल रही है वो सच में ऐसे चल रही है जिससे तबीयत बिगड़ सकती है, तबीयत बिगड़ने के चांसेस है। क्योंकि ठंड में हवा एक तरीके से आपकी तबीयत को बिगाड़ सकती है एकता, क्योंकि बाहर जो हवा चल रही है वो पछुआ चल रही है और कनकनी है, और तब जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट धीरे धीरे आ रही है। और वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि 24 घंटे के अंदर और तापमान अभी गिरेगा और भी ठंड जो है वो बढ़ती ही जाएगी बिहार में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ठंड जो है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए रुक कर लिए अगली खबर की ओर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। वहीं इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरधना क्षेत्र में जहां के सलावा गांव में खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण होने वाला है, वहां करीब 1.25 लाख लोगों के लिए
पंडाल बनाया गया है। वहीं कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश भर से 16,000 खिलाड़ी भी आमंत्रित किए गए हैं। वहीं पीएम इनसे संवाद करेंगे। वहीं पीएम 32 खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा